गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का ज्योग्राफी पार्ट से लेसन नंबर 3 जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन। जीवन का विकास सर्वप्रथम जल में ही हुआ था। भारत का यह अति महत्वपूर्ण संसाधन है। पूरे विश्व में 1/3 भाग यानी कि 3/4 भाग कवर विद वाटर, पानी से ढका हुआ है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के कुल जल का 96.5% भाग सागरों तथा महासागरों से भरा है और यह जल खारा है। मानव जीवन के लिए यह उपयोगी नहीं है और शेष जो ताज़ा जल है उसका 2.5% भाग ताज़ा है पूरे विश्व में। और ताज़ा जल का जो 2.5% है उसमें से 70% भाग ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका के हिमनदों एवं बर्फ की चादरों में विद्यमान है और 30% से भी कम जल पृथ्वी की सतह की चट्टानों में पाया जाता है। यह 2.5% जो शुद्ध जल है उसका 30% से भी कम जल पृथ्वी की चट्टानों में पाया जाता है। अगर हम एक भारत में जल की स्थिति देखें तो विश्व के कुल जल का 4% भाग प्राप्त करता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान आता है। अगर हम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि देखें तो स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल के अभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर से भी कम जल मिल पाए। भारत में जल की समस्या स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकरण तथा शहरीकरण का विकास हुआ। इस विकास के अवसर प्राप्त हुए और वर्तमान समय में भारत में कुल जल का कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। अब इसमें जल दुर्लभता के कारण यानी कि क्या क्या जल दुर्लभता है, जल की कमी किस कारण हुई है। जनसंख्या की बढ़ोतरी, कम वर्षा, जल का अधिक शोषण, जल का प्रदूषण और जल से विद्युत का उत्पादन। हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। एक तो वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में प्राय जल का अभाव रहता है। मानसूनी वर्षा के कारण यानी कि मानसूनी जो वर्षा है वो अनुमान के अनुसार कम होती है, जिसके कारण मौसमी दुर्लभता भी उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक जनसंख्या यानी कि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है तो जल की मांग भी बढ़ रही है, इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती, इससे भी जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब जल का अधिक शोषण, कृषि उद्योगों के विस्तार में जल का अत्यधिक शोषण होता है। कुछ कारण हमारे बाढ़ के कारण भी होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कभी कभार भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण भी स्वच्छ जल के भंडार में गंदगी चली जाती है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। या कई कारखानों में और संग्रहण करने की जो तकनीकें हैं प्राथमिक चरण में है हमारी, वर्षा का जल अधिकांश जल व्यर्थ बह जाता है, जिसके कारण भी जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्राचीन काल में जल संरक्षण तथा प्रबंधन। हम प्राचीन काल में देखते हैं कि जल संरक्षण के लिए कृत्रिम जल संरचनाएं बनाते आ रहे हैं। इनमें से बांध, झील, नहरें, आज भी हमने नदियों पे अनेक बांध बनाए हैं। पहले बांध वर्षा जल को नियंत्रित करने के लिए तथा सिंचाई के लिए बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में जो बांध बनाए जाते हैं उनसे अनेक फायदे उठाए जाते हैं। जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण की जाती है, औद्योगिक जल की पूर्ति की जाती है, मनोरंजन भी किया जाता है और मछली पालन भी किया जाता है और सिंचाई आदि के लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। इसलिए बांधों को हो यानी कि जो बांधों पर जो परियोजनाएं लागू की जाती हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। यानी कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत
एक नदी पर जब बांध बनाया जाता है तो छोटी छोटी जो मुख्य नदियाँ होती हैं उनकी सहायक नदियों के छोटे छोटे बांधों पर एक श्रृंखला बनाई जाती है। इन विशाल बांधों के पीछे बनी झीलों में भारी मात्रा में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ों में नियंत्रण और मृदा के संरक्षण में सहायता मिलती है। इस प्रकार से विकसित वन्य भूमि में वन्य जीवों को आश्रय भी मिलता है। ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनमें नदियों, नहरों तथा स्थानीय नौका परिवहन की सुविधा भी मिल जाती है और इसमें मछलियों के बीज भी तैयार किए जाते हैं। बांधों के पीछे जलाशय बनाए जाते हैं। चुनी हुई प्रजातियों की मछलियाँ पाली जाती हैं जिनमें बहुत अधिक प्रोटीन होती है। वैज्ञानिक रीति के अनुसार हम देखें तो नदी घाटी परियोजनाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र भी बन जाती है, जो कि एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि इनसे कुछ हानियाँ भी होती हैं। इससे पहले हम देखें कि एक क्वेश्चन आता है हमारा, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, क्योंकि कृषि के विकास अर्थव्यवस्था को तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण विकास से एक साथ जोड़ते हैं, इसलिए आधुनिक जो बांध हैं उन्हें भारत का मंदिर कहा गया है। देखिए, बांध बढ़ते हुए जो जल के एक विस्तार है उसमें एक अवरोधक होता है, यानी कि इसको एक रुकावट करता है, जल के बहाव को रोकता है और एक उसे निश्चित दिशा प्रदान करता है। इसके लिए कोई झील या जलाशय बनाया जाता है। बांध वास्तव में एक जलाशय होता है और न ही कोई इसकी संरचना होती है। बांधों से होने वाली कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, भूमि का ह्रास होता है, बड़े बड़े बांधों से विस्थापन होता है और जल बंटवारे के लिए भी झगड़ा होता है। बड़े बड़े बांधों से बहुत से लोगों को विस्थापन हो जाता है, यानी कि जहाँ पर एक बस्ती बसी हुई है वहाँ पर उन लोगों को वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। बांधों के कारण ही बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलमग्न हो गए हैं, यानी कि जल में समा गए हैं। और बांधों के कारण ही जल बंटवारे को लेकर वापसी राज्यों में भी झगड़े होते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब का SYL का मुद्दा वो सतलुज यमुना लिंक के नहर के ऊपर ही चला हुआ है, पानी के बंटवारे का। इससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं को लेकर भी विभिन्न समुदायों के बीच भी झगड़ा हो जाता है बांधों को लेकर। लेकिन बड़े बड़े बांधों द्वारा मिलने वाली सिंचाई सुविधाओं से फसल की पद्धति को भी बदल डाला है। अब कई क्षेत्रों में देखें हम, किसान व्यावसायिक फसलें उगाने लगे हैं, क्योंकि बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और जिसके लिए मिट्टी में लवण की मात्रा भी बढ़ गई है बांधों के कारण। लेकिन साथ साथ उनके झगड़े भी हैं। आप देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन था। इसने गुजरात में बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध जो कबीलाई समूह के लोग थे उन्होंने और किसानों और पर्यावरणविदों ने मानव अधिकारवादियों को एकजुट किया और इसका मुख्य केंद्र बिंदु पर्यावरण था, यानी कि पर्यावरण को बचाओ। उन वृक्षों के प्रति चिंतित जो बांध के कारण पानी में समा जाएंगे, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था। इसलिए यानी कि जो वृक्ष थे वहाँ पर वे सारे के सारे अगर वहाँ बांध बनाया जाएगा तो पानी में समा जाएंगे। ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक गैर सरकारी संगठन। इसी प्रकार एक महाराष्ट्र सरकार ने भी कृष्णा गोदावरी जल को कोयना नामक स्थान पर एक जल विद्युत परियोजना के लिए मोड़ दिया। इस पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्यों ने आपत्ति जताई और इसमें इन राज्यों को बहुत कम जल मिल पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप कृषि और उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कृष्णा गोदावरी जल विवाद भी हुआ। राजस्थान के अंदर देखें, जल संग्रहण के लिए प्राचीन समय में परंपराएं जो थी वो अब आधुनिक समय में कम होती जा रही है। पहले घरों में भूमिगत टैंक बने होते थे या उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पर्याप्त जल अब मिल जाता है। फिर कुछ घरों में आज भी टैंक और टांके बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को नल द्वारा पानी न मिलने से जल का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। इस कारण ये था हमारा जल संसाधन।
आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप NCERT की बुक पढ़ें तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।